नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ट्रैवर्सिंग। अगला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा वो है ट्रैवर्सिंग। अब क्या होती है ट्रैवर्सिंग? ट्रैवर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एनी सर्वे लाइन। ट्रैवर्सिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लाइन की लेंथ और डायरेक्शन दोनों मेजर करते हैं। तो लेट अस सपोज हमारी ये लाइन है, दिस इज अवर लाइन ए बी। सो दिस इज अवर लाइन ए बी। तो ट्रैवर्सिंग में हम इसकी डायरेक्शन भी मेजर करेंगे, ट्रैवर्सिंग में हम इसकी लेंथ भी मेजर करेंगे। तो ट्रैवर्सिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लाइन की लेंथ और डायरेक्शन दोनों मेजर करते हैं। वी मेजर बोथ लाइन एंड लेंथ। अब ट्रैवर्स होता क्या है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज ट्रैवर्स? चलो, ट्रैवर्सिंग में लाइन और डायरेक्शन दोनों मेजर करते हैं हम। वी मेजर लेंथ ऑल्सो, वी मेजर डायरेक्शन ऑल्सो फॉर अ पर्टिकुलर सर्वे लाइन। पर ये ट्रैवर्स क्या होता है? ट्रैवर्स इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन्स whose length and direction are to be measured in the field। तो ट्रैवर्स सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस होती हैं जिसकी लेंथ और डायरेक्शन हमें मेजर करनी है, और वो प्रोसेस जिसमें हम लेंथ और डायरेक्शन को मेजर करें, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्स समझने के लिए एग्जांपल, लेट अस सपोज ये हमारा ट्रैवर्स है। सो दिस इज बीइंग टर्म्ड एज ट्रैवर्स। ये तो हमने बहुत बार किया पीछे। तो दिस इज बीइंग टर्म्ड एज ट्रैवर्स। तो ट्रैवर्स इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन whose length and direction is to be measured। पर ट्रैवर्सिंग क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हम लेंथ और लाइन को मेजर करें। नाउ द फील्ड वर्क इन द ट्रैवर्स इंक्लूड्स व्हाट? जब आप ट्रैवर्सिंग करोगे फील्ड के अंदर, इसमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? व्हाट विल बी रिक्वायर्ड? इसमें रिक्वायरमेंट होती है रेकनेंस की। सो हियर विल बी नीडिंग द रेकनेंस। हियर सिलेक्शन एंड मार्किंग ऑफ द सर्वे स्टेशंस विल बी डन। हियर रनिंग एंड मेजरिंग ऑफ द ट्रैवर्स लाइन विल बी डन एंड एंगुलर मेजरमेंट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मार्किंग द ऑफसेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द फील्ड वर्क इन द ट्रैवर्सिंग इंक्लूड्स व्हाट? फील्ड में जब मैं ट्रैवर्सिंग करूंगा मुझे किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? पहले रेकनेंस को। रेकनेंस को रेकी भी बोला जाता है। इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज रेकी। इसमें करते क्या है? प्रैक्टिकली फील्ड में जाते हैं और एनालाइज करते हैं कि हमें कहां कहां पर ट्रैवर्स लाइन को रन करना है। फिर क्या करेंगे? फिर हम सेलेक्ट करेंगे और सर्वे स्टेशन को मार्क करेंगे। सर्वे स्टेशन मार्क हो गए, फिर हम ट्रैवर्स लाइन को रन करेंगे, और ट्रैवर्स लाइन को रन करने के बाद उसकी लेंथ और डायरेक्शन मेजर करेंगे। तो रेकनेंस की जाएगी, स्टेशंस मार्क किए जाएंगे, ट्रैवर्स लाइन को रन किया जाएगा, ट्रैवर्स लाइन रन करने के बाद उसकी लेंथ भी मेजर की जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी मेजर की जाएगी। तो ये चार चीजें की जाती हैं। दीज फोर थिंग्स आर टू बी डन व्हाइल डूइंग द ट्रैवर्सिंग इन द फील्ड। तो ट्रैवर्सिंग करने के लिए इन चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमें। क्लियर है चीज? अगर आप थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग कर रहे हो, मेजरमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। अगर आप थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग कर रहे हो, द मेजरमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट की मदद से मेजरमेंट कर रहे हो, थियोडोलाइट क्या मेजर करके देगा आपको? थियोडोलाइट आपको डायरेक्शन मेजर करके दे देगा। लेंथ कैसे मेजर करोगे? हाउ यू विल मेजर द लेंथ? थियोडोलाइट आपको एंगल मेजर करके दे देगा, पर लेंथ कैसे मेजर करोगे आप? लेंथ मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट? लेंथ मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट? चेन और टेप। अब जो ट्रैवर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, पहले भी आपको बता दिया है। द ट्रैवर्स आर ऑफ टू टाइप। अब ट्रैवर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन ट्रैवर्स, एक होता है क्लोज ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स क्या होता है? ओपन ट्रैवर्स वो ट्रैवर्स होता है जिसमें स्टार्टिंग और एंड स्टेशन हमें नहीं पता हो, और क्लोज ट्रैवर्स वो होता है जिसमें स्टार्टिंग और एंड स्टेशन हमें पहले से पता हो। सो ओपन ट्रैवर्स इज दैट इन विच स्टार्टिंग स्टेशन इज नोन बट एंड स्टेशन इज नॉट नोन। But closed traverse is that in which starting station is also known and end station is also known. However, closed traverse हमारी loop traverse भी हो सकती है और ये link traverse भी हो सकती है। दो तरह के होते हैं, loop and link। तो open traverse में मुझे starting point पता होता है, तो starting point पता होता है, पर end point पता नहीं होता। पर जो हमारा closed traverse है, इसमें starting point भी पता होता है और end point भी पता होता है। तो starting point is also known, एंड पॉइंट इज ऑल्सो नोन। तो इसके दो तरह के हमने क्लासिफिकेशन बना लिए। अब ट्रैवर्सिंग कैसे करोगे आप? इसमें लेंथ मेजर करोगे चेन और टेप की मदद से। लेंथ मेजर करोगे चेन और टेप की मदद से। आप लेंथ मेजर कर सकते हो टैक्योमीटर की मदद से भी। यू कैन मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ टैक्योमीटर। ये टैक्योमीटर भी आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा। टैक्योमीटर क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट होता है, स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट होता है जो लेंथ भी मेजर करके दे देगा। और एक और तरीका है लेंथ मेजर करने का। देयर इज वन मोर मेथड अवेलेबल टू मेजर द लेंथ। लेंथ और कैसे मेजर कर सकते हैं? लेंथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ईडीएम। अभी ईडीएम क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। आप ईडीएम की मदद से क्या कर सकते हो? लेंथ को मेजर कर सकते हो। सो लेंथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। लेंथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द टैक्योमीटर। लेंथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ईडीएम। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे लीनियर मेजरमेंट का, वो डिपेंड कर जाएगा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विच इज रिक्वायर्ड।
कितनी ज्यादा एक्यूरेसी आपको चाहिए, इस बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे लीनियर मेजरमेंट का। जनरली जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है लीनियर मेजरमेंट के लिए और एंगुलर मेजरमेंट के लिए, ये सेम रखी जाती है। सो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट विल बी सेम। हम दोनों को सेम रख के चलते हैं। जितनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लीनियर मेजरमेंट में, उतनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारे एंगुलर मेजरमेंट के अंदर। अगर आप थियोडोलाइट की मदद से एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हो, अगर आप थियोडोलाइट की मदद से एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हो, इसके 4 तरीके हैं। सो एंगुलर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट कैन बी डन बाय 4 मेथड्स। अब वो चारों तरीके आपको ध्यान रखने हैं। अब चारों तरीके कैसे ध्यान रखने हैं? पहला तरीका, द फर्स्ट ऑफ द मेथड इज नोन एज व्हाट? सो एंगुलर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट, द फर्स्ट ऑफ द मेथड इज नोन एज, इसके ऊपर सवाल मिलते हैं, यू विल फाइंड द प्रॉब्लम्स ऑन दिस। पहला, लूज और फ्री नीडल मेथड। लूज और फ्री नीडल मेथड। अब क्या होता है लूज और फ्री नीडल मेथड? इस बात को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम ही दिखाता हूं। टू अंडरस्टैंड दिस आई विल शो यू द डायग्राम। डायग्राम से पूरी बात समझ में आ जाएगी। चेक दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखो। तो पहला तरीका जिससे आप एंगल मेजर कर सकते हो इन थियोडोलाइट सर्वेइंग इज लूज एंड फ्री नीडल मेथड। In loose and free needle method, direction of the magnetic meridian is established at each and every point. हर एक पॉइंट पे आप मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन को स्टैब्लिश करोगे एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज मेजर्ड विद द रेफरेंस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हर एक स्टेशन पे मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश होगी और लाइन का जो डायरेक्शन है वो किससे मेजर करोगे आप? वो आप मैग्नेटिक मेरिडियन से ही मेजर करोगे। इस बात को समझने के लिए चेक करो। लेट अस सपोज ये हमारा स्टेशन ए है। सो लेट अस सपोज ये हमारी स्टेशन ए है। स्टेशन ए, स्टेशन ए पे सबसे पहले आपने क्या मार्क किया? स्टेशन ए पे पहले आपने मैग्नेटिक मेरिडियन को स्टैब्लिश किया। अच्छा, मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे स्टैब्लिश करी? विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास की मदद से आप स्टेशन ए पे मैग्नेटिक मेरिडियन को स्टैब्लिश करोगे। अब आपकी जो ट्रैवर्स लाइन है उसका एंगल किसके रिस्पेक्ट में मेजर करोगे? मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में मेजर करोगे। इसका मतलब यहां पर क्या निकल के आएगा? एंगल। एंगल निकल के आएगा हमारा मैग्नेटिक बेरिंग। यहां पर जो हमारा एंगल निकल के आएगा इसको मैं क्या बोल दूंगा? मैग्नेटिक बेरिंग। अब आप स्टेशन बी पे आए। स्टेशन बी पे आपने दोबारा क्या स्टैब्लिश करी? मैग्नेटिक मेरिडियन को स्टैब्लिश किया। फिर आपने दोबारा इस लाइन का क्या मेजर किया? मैग्नेटिक बेरिंग मेजर किया। इसका मतलब लूज और फ्री नीडल मेथड में हर एक स्टेशन पे आप मैग्नेटिक कंपास की मदद से मैग्नेटिक बेरिंग को स्टैब्लिश करोगे और हर एक लाइन का जो एंगल है वो इसी मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में मेजर करोगे। यानी हर एक लाइन का क्या निकालोगे आप? मैग्नेटिक बेरिंग निकालोगे। फॉर ईच एंड एवरी लाइन मैग्नेटिक बेरिंग विल बी मेजर्ड। तो ये पहला तरीका होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लूज और फ्री नीडल मेथड। सो फर्स्ट ऑफ द मेथड इज नोन एज व्हाट? लूज और फ्री नीडल मेथड। अब दूसरा तरीका भी हमारे पास, व्हाट द सेकंड मेथड अवेलेबल? अब दूसरे तरीके को उठाते हैं। द सेकंड ऑफ द मेथड उठाओ, सबसे ऊपर वाला डायग्राम। इसको जूम करने का ऑप्शन है मेरे पास। डू आई हैव द ऑप्शन ऑफ जूमिंग? जूम जूम जूम। जूम हुआ? नहीं हुआ, पता नहीं कहां से होता है। होता होगा जूम, नहीं होता यहां से। चलो छोड़ो, नहीं होता, चलो कोई बात नहीं। ऐसे भी दिख रहा है, फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन सी इट। वैसे भी दिख रहा है बोर्ड के ऊपर। चलो दूसरा तरीका, द सेकंड ऑफ द मेथड अवेलेबल टू कैरी आउट द थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग इज फास्ट नीडल मेथड। पीछे वाले मेथड का नाम क्या था? फ्री नीडल मेथड। अब वाले मेथड का नाम क्या है? फास्ट नीडल मेथड। अब फास्ट नीडल मेथड में हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश करते हैं सिर्फ स्टार्टिंग स्टेशन पे और मैग्नेटिक बेरिंग मेजर करते हैं पहली लाइन की। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे हम मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश करते हैं पहले स्टेशन पे, तो पहला स्टेशन है, और क्या मेजर करते हैं? मैग्नेटिक बेरिंग मेजर करते हैं पहली लाइन की। सो मैग्नेटिक बेरिंग मेजर करते हैं पहली लाइन की, तो पहली लाइन की मैग्नेटिक बेरिंग मेजर करी। अब जो मैग्नेटिक बेरिंग होती है बची हुई ट्रैवर्स लाइन की, इसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन। अब जो मेरी दूसरी लाइन निकल के आई है, अब दूसरी लाइन की जो मैं क्या मेजर कर रहा हूं? मैग्नेटिक बेरिंग मेजर कर रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहा हूं? दूसरी लाइन की जो मैग्नेटिक बेरिंग मेजर कर रहा हूं मैं पहली लाइन के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहा हूं। इसका मतलब स्टेशन बी पे मुझे क्या स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है? मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम हर स्टेशन की मैग्नेटिक बेरिंग किसकी मदद से मेजर करेंगे? विद द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन। इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक बेरिंग है पहली लाइन की, उसकी एक्यूरेसी किसके बराबर होगी? कंपास की एक्यूरेसी के बराबर होगी। पर जो मैग्नेटिक बेरिंग है बची हुई लाइनों की, इसकी एक्यूरेसी किसके बराबर होगी? थियोडोलाइट के बराबर होगी। सो इन दिस मेथड, कौन सा मेथड है? फास्ट नीडल मेथड।
इस मेथड में आप मैग्नेटिक बेयरिंग स्टैब्लिश करोगे, सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश करोगे बस पहले स्टेशन पे। पहली लाइन की आप मैग्नेटिक बेयरिंग निकालोगे और बची हुई बाकी लाइन के जो मैग्नेटिक बेयरिंग है वो पहली लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग की मदद से ही मेजर की जाएगी। दैट विल बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन ओनली। फर्स्ट लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग से, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस मेथड को हम क्या बोल देते हैं? इस मेथड को हम बोल देते हैं फास्ट नीडल मेथड। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज फास्ट नीडल मेथड। क्लियर है? अब तीसरा मेथड, एक बार बस मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश करेंगे। हाँ, बस एक बार बस मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश करी जाएगी। अब तीसरा तरीका क्या है? मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल। देखो ये वाला डायग्राम, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ये सबसे कॉमन तरीका है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश करते हैं पहली लाइन की। पहली लाइन पे ही आप मैग्नेटिक बेयरिंग को मेजर करोगे। तो हमने मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश करी पहले स्टेशन पे, मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर करी हमने पहली लाइन की, तो पहली लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर कर ली आपने, तो पहली लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर कर ली। अब इसमें जो बाकी लाइनों की मैग्नेटिक बेयरिंग है वो कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। So magnetic bearing of rest of the lines in this method is measured with the help of the included angle. ये रहे included angle. So these are the included angles. Clear है चीज? फास्ट मतलब जल्दी होगा ट्रैवर्सिंग। हाँ, फास्ट मतलब जल्दी होगा ट्रैवर्सिंग पिछले वाले के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि पिछले वाले मेथड में हर एक स्टेशन पे हमें मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश करनी पड़ रही थी, पर यहां पर हमें हर एक स्टेशन पे मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश नहीं करनी पड़ रही। तो टाइम क्या लगता है? कम लगता है। टाइम रिक्वायर्ड इज कंपैरेटिवली लेस। तो फास्ट नीडल मेथड फ्री नीडल मेथड से कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है। क्लियर चीज? चौथा तरीका, द फोर्थ ऑफ द मेथड। चौथा तरीका क्या है? फोर्थ मेथड क्या बोल रहा है? फोर्थ मेथड ये बोल रहा है कि इस मेथड में हम मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश करेंगे पहले स्टेशन पे, मैग्नेटिक बेयरिंग निकालेंगे पहली लाइन की। तो मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश एट द फर्स्ट स्टेशन, देन मैग्नेटिक बेयरिंग इज मेजर्ड फॉर द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग निकालोगे एंड नाउ यू विल कैलकुलेट द डिफ्लेक्टेड एंगल। अब डिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? डिफ्लेक्टेड एंगल होता है दो लाइनों के बीच का एंगल। ये देखो डिफ्लेक्टेड एंगल, ये हमारी लाइन है, दिस इज लाइन ए बी, सो दिस इज लाइन ए बी, दूसरी लाइन है बी सी। तो पहली लाइन और दूसरी वाली लाइन के बीच का जो एंगल है उसे क्या बोल दिया? डिफ्लेक्टेड एंगल बोल दिया। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? डिफ्लेक्टेड एंगल। तो आखिरी वाले मेथड में हम पहले स्टेशन पे मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टेब्लिश करेंगे, पहली लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग निकालेंगे और बची हुई लाइनों की मैग्नेटिक बेयरिंग निकालने के लिए हम डिफ्लेक्शन एंगल्स की मदद लेते हैं। इसलिए इस मेथड को बोलते भी क्या है? मेथड ऑफ डिफ्लेक्टेड एंगल। तो चार तरीके आ गए। कौन कौन से चार तरीके? पहला फ्री नीडल मेथड, दूसरा फास्ट नीडल मेथड, तीसरा मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, चौथा मेथड ऑफ डिफ्लेक्टेड एंगल। तो ट्रैवर्सिंग में लेंथ मेजर की जाएगी, तीन तरीके, चेन और टेप, ईडीएम और टेक्योमीटर। एंगल मेजर किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। चार तरीकों से आप थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग कर सकते हो। क्लियर है चीज? चलो, अब एक बार आपने जब ट्रैवर्सिंग कर ली, वंस दी ट्रैवर्सिंग इज डन, अब इसके ऊपर चेक लगाए जाते हैं। अब क्या चेक लगाए जाते हैं? दैट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड। ये लास्ट वाला मेथड सेम हो जाएगा फास्ट नीडल से? नहीं बेटा, फास्ट नीडल में और दूसरे मेथड में और तीसरे मेथड में सब में आपने पहले वाले में ही तो मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टेब्लिश किया, बाकी सब जगह तो आप क्या कर रहे हो? इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हो। बाकी वाले में तो आप इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हो। विच मेथड इज सुटेबल फॉर क्लोज ट्रैवर्स? बेटा पीछे बता दिया था, द मोस्ट कॉमन मेथड विच इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रैवर्सिंग इज मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल। खुद ही बता दिया पीछे। आखिरी वाले तीनों मेथड के अंदर जो एक्यूरेसी होती है पहले वाले लाइन की, वो डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर? कंपास के ऊपर। और बाकी वाली लाइनों की एक्यूरेसी डिपेंड कर जाती है थियोडोलाइट के ऊपर। जो बाकी वाली लाइनों की एक्यूरेसी है मेजरमेंट की, वो डिपेंड कर जाती है थियोडोलाइट के ऊपर। तो बाकी वाले तीनों मेथड एक जैसे, रेस्ट ऑल द थ्री मेथड्स आर सेम। तो बस दूसरे मेथड में आप क्या कर रहे हो? दूसरे मेथड में आप पहली लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग की मदद से अगली लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग निकाल रहे हो। तीसरे वाले मेथड में आप इंक्लूडेड एंगल की मदद से अगली लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग निकाल रहे हो। आखिरी वाले मेथड में आप डिफ्लेक्टेड एंगल की मदद से रिमेनिंग लाइंस की मैग्नेटिक बेयरिंग निकाल रहे हो। क्लियर है? इंक्लूडेड एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल में क्या फर्क है? इंक्लूडेड एंगल दो लाइनों के बीच का एंगल होता है, दिस इज नोन एज इंक्लूडेड एंगल। तो ये थीटा आया, इसको मैंने बोल दिया इंक्लूडेड एंगल। ये डिफ्लेक्टेड एंगल है, दिस इज डिफ्लेक्टेड एंगल। दोनों अलग अलग एंगल है।
पीछे करा रखा है, नोट्स देखिए, चेक दी नोट्स। चलो हम डिस्कस क्या कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग, एक बार हमने ट्रैवर्सिंग कर ली, अब इसके ऊपर चेक लगाए जाते हैं। नाउ द चेक आर टू बी अप्लाइड ओवर द इंटीरियर एंगल। अब चेक क्या लगाए जाते हैं, व्हाट द चेक टू बी अप्लाइड, if the sum of the measured interior angle is not equal to sum of the theoretical interior angle. Now what is the sum of the theoretical interior angle? If the sum of the measured interior angle is not equal to sum of the theoretical interior angle, theoretical interior angle का sum कितना होना चाहिए, 2n minus 1 into 90। ये हमारे sum of interior angle है। तो आपने जो इंटीरियर एंगल मेजर किए और जो इंटीरियर एंगल होने चाहिए, अगर वो बराबर नहीं आया, if the sum of the measured interior angle and the sum of the interior angle which should come out mathematically, if they are not same, इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये हो गया एरर है, इट मींस देयर इज एन एरर। इस एरर को क्या बोलते हैं, इस एरर को बोलते हैं एंगल मिसक्लोजर। So if the sum of the measured interior angle is not equal to the sum of the theoretical interior angle, this will be technically termed as angle misclosure। अब एंगल मिसक्लोजर कैसे निकालोगे, एरर है, एरर किसके बराबर होती है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू आपने मेजर करी, ट्रू वैल्यू ये हमने निकाली, दिस इज द ट्रू वैल्यू। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं निकल के आए, इनका डिफरेंस क्या बताएगा, एंगल मिसक्लोजर बताएगा। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज एंगल मिसक्लोजर। अगर एंगल मिसक्लोजर परमिसिबल रेंज में है तो आप करेक्शन लगा दोगे, जिसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। पर अगर एंगल मिसक्लोजर परमिसिबल रेंज में नहीं है, आपको पूरा फील्ड वर्क वापस करना पड़ेगा। यू हैव टू डू द फील्ड वर्क कंप्लीटली। क्लियर, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड, 2n माइनस, हाँ 4 ही है बेटा, इट इज 4। सो एंगल मिसक्लोजर क्या होता है, एंगल मिसक्लोजर होता है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द एंगल विच इज मेजर्ड बाय अस एंड सम ऑफ द थ्योरेटिकल एंगल, जो थ्योरेटिकल एंगल के सम के बराबर हो। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लो, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। एंगल मिसक्लोजर बताना, लेट सपोज ये एंगल है 30 डिग्री का, ये एंगल है 60 डिग्री का, ये एंगल है 85 डिग्री का। अभी जो मैंने आपको ट्रैवर्सिंग करके दिखाई, इसमें एंगल मिसक्लोजर कितना है, बोर्ड के ऊपर मैंने आपको ट्रैवर्सिंग करा के दिखाई है, इसमें एंगल मिसक्लोजर कितना आ रहा है, व्हाट द एंगल मिसक्लोजर कमिंग आउट इन दिस केस, चेक करो। आर्बिट्री वैल्यूज लिए मैंने, आई हैव टेकन द आर्बिट्री वैल्यूज। सेकंड मेथड में जो एंगल आएगा वो डिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा लास्ट मेथड में। सेकंड मेथड में जो एंगल आएगा वो डिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। क्यों डिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा, वाई इट विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्टेड एंगल। बेटा हम तो मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर कर रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक बेयरिंग तो ये होती है, दिस इज अवर मैग्नेटिक बेयरिंग, तो डिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर क्यों होगा, वाई इट विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्टेड एंगल। तो मैग्नेटिक बेयरिंग अलग चीज है, डिफ्लेक्टेड एंगल अलग चीज है। तो लास्ट वाले केस में एंगल मिसक्लोजर कितना आएगा, इट विल बी कम आउट टू बी हाउ मच, -5 डिग्री। गेमर 5 डिग्री नहीं आएगा, -5 डिग्री आएगा। मेजर्ड वैल्यू कितनी है, मेजर्ड वैल्यू आ गई आपकी 175, ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज नोन एज एंगल मिसक्लोजर। तो यहां पे हमारा एंगल मिसक्लोजर कितना है, एंगल मिसक्लोजर आ गया हमारा, तो एंगल मिसक्लोजर कमिंग आउट टू बी, सो एंगल मिसक्लोजर, एंगल मिसक्लोजर क्या हो रहा है भाई ये, सो एंगल मिसक्लोजर is coming out to be 175 minus 180, so -5 डिग्री। ये हमारा एंगल मिसक्लोजर है। तो इट इज नॉट इक्वल टू 5 डिग्री, इट इज इक्वल टू -5 डिग्री। अब हमने आगे क्या डिस्कस किया, हमने आगे ये डिस्कस किया कि अगर हमारा ये एंगल मिसक्लोजर परमिसिबल रेंज में है, तब तो आप क्या कर दोगे, एडजस्टमेंट कर दोगे। पर अगर ये तो ये बोले थे सेकंड मेथड और फोर्थ मेथड सेम लग रहा है, सेकंड मेथड फोर्थ मेथड भाई डिफरेंट है, दोनों सेम मेथड नहीं है। सेकंड मेथड में हमने मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश करी पहले पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश हुई पहले पॉइंट पे, ये मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश हो गई। पहले लाइन का आपने मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर किया थीटा। अब दूसरे स्टेशन पे आया, दूसरे स्टेशन पे आया, दूसरे स्टेशन पे आया, अब थियोडोलाइट अभी तक हमने किया नहीं है, वी हैव नॉट डन द थियोडोलाइट। जो हमारा टेलीस्कोप है उसको घुमाएंगे 180 डिग्री से। अभी टेलीस्कोप यहाँ पड़ा हुआ था, यहाँ पर लेके आए,
थियोडोलाइट का टेलीस्कोप घुमा देंगे 180 डिग्री से, थियोडोलाइट का टेलीस्कोप घुमाया आपने 180 डिग्री से, इसका मतलब आपको मैग्नेटिक बेयरिंग मिल गई, कौन सी मैग्नेटिक बेयरिंग मिल गई आपको, लाइन ए बी की, लाइन ए बी की मैग्नेटिक बेयरिंग मिली, आपने थियोडोलाइट को घुमाया और साइड किया स्टेशन सी को, आपको डायरेक्टली मैग्नेटिक बेयरिंग मिली दूसरी लाइन की, दूसरी लाइन मतलब बीसी लाइन की। तो मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन बीसी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन एबी। तो वो दूसरा मेथड में मैग्नेटिक बेयरिंग की मदद ले रहे हो आप। अब जब तीसरे मेथड में लेके आए आप, थर्ड मेथड में क्या किया, थर्ड मेथड में हमने पॉइंट ए पे क्या एस्टेब्लिश किया, पॉइंट ए पे पहले हमने स्टेशन को एस्टेब्लिश किया। सबसे पहले स्टेशन एस्टेब्लिश कर दोगे, जब स्टेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, वंस स्टेशन एस्टेब्लिश्ड, एक बार जब स्टेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टेब्लिश करोगे, यू विल एस्टेब्लिश द मैग्नेटिक मेरिडियन। जब मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश हो जाएगी, यहाँ पर आप मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर करोगे, यू विल मेजर द मैग्नेटिक बेयरिंग। जब मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर कर ली, अब आपने क्या किया, अब आपने डिफ्लेक्शन एंगल निकाला। डिफ्लेक्शन एंगल इज द एंगल व्हिच इज मेड बाय द लाइन prolongation of the previous line with the forward line। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, deflection angle is defined as the angle which the line makes with the prolongation of the previous line। इसका मतलब ये है कि पहली वाली लाइन का प्रोलोंगेशन और जो दूसरी वाली लाइन है, इसके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। आपने ये डिफ्लेक्शन एंगल मेजर किया, पहली वाली लाइन पे आपको क्या पता था, मैग्नेटिक बेयरिंग पता थी, पहली वाली लाइन पे मैग्नेटिक बेयरिंग पता थी, आप दूसरे वाले स्टेशन पे आए, मैग्नेटिक बेयरिंग जितना आपने एंगल पहले ही सेट कर रखा है, बस आपने टेलीस्कोप को घुमाया कितना, डेल्टा 1 एंगल से। इस बार आपने क्या नहीं किया, इस बार आपने पिछली वाली लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर नहीं करी, पर इस वाले केस में मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर करी थी। तो दोनों अलग अलग है। वॉइस थोड़ी कम हो गई क्योंकि मैंने माइक हटा दिया, माइक डिस्चार्ज हो गया है, तो अब जो भी वॉइस आ रही है वो लैपटॉप से आ रही है, इसलिए थोड़ी सी आवाज कम हो गई होगी। तो अब माइक मैंने रिमूव कर दिया है, रिमूव द माइक, वो डिस्चार्ज हो गया। तो अब जो भी आपको वॉइस आ रही है वो लैपटॉप की वॉइस आ रही है, तो थोड़ी बहुत कम हो गई होगी, परेशान मत होना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्शन एंगल इज नोन नॉट सेम एज द एंगल मेजर्ड इन द सेकंड मेथड। नहीं, डिफ्लेक्शन एंगल इज नॉट द एंगल व्हिच इज मेजर्ड इन द सेकंड। रीजन बीइंग, आप क्योंकि ये पहले वाले पॉइंट को देख रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे आपको एंगल सेम दिख रहा है। अब आगे बढ़ो, चेक करो, ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है, जो प्रोलोंगेड लाइन है वो हमारी जो अगली लाइन के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। पर यहाँ पर ये चीज वैलिड नहीं होगी सी पॉइंट पे, इट विल नॉट बी वैलिड एट सी पॉइंट। क्यों, जरा चेक करो, सी पॉइंट पे आप आके ये मेजर करोगे, अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल थोड़ी ना मेजर किया, दिस इज द डिफ्लेक्शन एंगल, ये मेरा डिफ्लेक्शन एंगल है, पर सी पॉइंट पे आपने किसको मेजर किया, आपने डायरेक्टली मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन सीडी मेजर कर ली, दैट इज डायरेक्टली बीइंग मेजर्ड, इसलिए डिफ्लेक्शन एंगल सेम थोड़ी ना आ रही है, इट इज नॉट सेम, दोनों अलग अलग है। चलो हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम डिस्कस ये कर रहे थे, अगर हमारा एंगल ऑफ डिस्क्लोजर परमिसिबल रेंज में है तब तो आप एडजस्टमेंट कर दोगे, पर अगर एंगल ऑफ डिस्क्लोजर परमिसिबल रेंज में नहीं है, यू हैव टू रिपीट द फील्ड वर्क, आपको फील्ड वर्क रिपीट करना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिस्क्लोजर कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ डिस्क्लोजर इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ n। सो एंगल ऑफ डिस्क्लोजर इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ n। अब n क्या है, n इज नंबर ऑफ साइड्स, हमारे ट्राइवर्स में कितनी साइड्स हैं या कितने एंगल्स हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे वहां पे जो मेरा ट्राइवर्स है इसमें साइड्स है 3, एंगल कितने हैं 3। और k क्या होता है, k is a constant which depends upon the least count of the theodolite। k एक कांस्टेंट है जो थियोडोलाइट की लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड कर जाता है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट सपोज k की वैल्यू है 2, अगर k की वैल्यू 2 है तो एंगल ऑफ डिस्क्लोजर कितना आ रहा है निकल के, 2 into √3, निकाल के बताना 2 into √3 कितना है। So what is the value of angle of disclosure coming out? तो 1.73 into 2, 3 point something आ रही है, कितनी आ रही है वैल्यू, 3.4। तो 3.4 है मेरे हिसाब से, चेक कर रहे हैं एक बार, 3.45। सो 3.45 हमारा एंगल ऑफ डिस्क्लोजर कितना आ रहा है, हमारा एंगल ऑफ डिस्क्लोजर आ रहा है 5, यानी ये परमिसिबल रेंज से ज्यादा हो गया। तो परमिसिबल रेंज है 3.45, एंगल ऑफ डिस्क्लोजर कितनी आ रही है 5। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको फील्ड वर्क रिपीट करना पड़ेगा, के रिपीट कर रहे हैं। के एक कांस्टेंट है जो डिपेंड कर जाता है थियोडोलाइट की लीस्ट काउंट के ऊपर। अभी तक हमने ना थियोडोलाइट किया ना हमने उसकी लीस्ट काउंट के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, तो मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट अस सपोज के की वैल्यू है 2, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं इस एग्जांपल में 3,
तो इसका मतलब एंगल ऑफ डिस्क्लोजर कितना हो गया, 3.45 के आसपास हो गया। तो परमिसिबल एंगल ऑफ डिस्क्लोजर 3.45, कितना आ रहा है 5, यानी परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा आ रहा है। क्या करोगे, फील्ड वर्क रिपीट करोगे। पर लेट अस सपोज अगर हमारे k की वैल्यू होती 4, let us suppose the value of k would have been 4, so 4 into 1.73, 4 into 1.73, इस बार e की वैल्यू कितनी आ जाती, now 4 28 6.9 समथिंग। तो परमिसिबल एंगल ऑफ डिस्क्लोजर हो जाता है 6.9, हमारा आया कितना है 5। अब आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, नाउ यू विल डू द एडजस्टमेंट। तो एंगल ऑफ डिस्क्लोजर को हम क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। अब एडजस्टमेंट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट द एडजस्टमेंट, वो भी हम आगे देखेंगे, दैट वील सी। तो अभी तक हमने बस क्या देखा अभी की क्लास में, अभी तक हमने हमारी क्लास में देखा कि ट्रैवर्सिंग क्या होती है। ट्रैवर्सिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सर्वे लाइन की लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं। लीनियर मेजरमेंट करने के 3 तरीके हैं, ईडीएम है, लाइन मेजर करने के लिए आप चेन और टेप को यूज कर सकते हो, लेंथ मेजर करने के लिए आप एक्यूमीटर को यूज कर सकते हो। फिर हमने डिस्कस किया डिफ्लेक्शन एंगल, या हमने मेजर किया डायरेक्शन। ये कैसे मेजर करते हो, एंगुलर मेजरमेंट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट की मदद से आप ट्रैवर्सिंग कैसे करोगे, थियोडोलाइट की मदद से आप ट्रैवर्सिंग करोगे 4 तरीकों से, फ्री नीडल मेथड, देन फास्ट नीडल मेथड, देन मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, देन मेथड ऑफ डिफ्लेक्टेड एंगल। ये 4 तरीकों से आप एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हो। अगर कोई एरर आया, एरर को एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे वो अब यहाँ आगे देखेंगे, दैट वील सी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज व्हाट, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा लैटिट्यूड और डिपार्चर, और एक सवाल इसके ऊपर जरूर आएगा। यू विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम ऑन दिस लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। क्या होता है लैटिट्यूड और डिपार्चर, पहला उठाते हैं लैटिट्यूड। द लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एल, ये बना हुआ है नीचे। द लैटिट्यूड ऑफ द लाइन इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस। अगर हमारी ये नॉर्थ साउथ एक्सिस है, दिस इज आवर नॉर्थ साउथ एक्सिस, हमारी लाइन का जो प्रोजेक्शन है इसके ऊपर, हमारी लाइन का जो प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, नॉर्थ साउथ एक्सिस के ऊपर, इसको मैं क्या बोल दूंगा, लैटिट्यूड बोल दूंगा। दिस विल बी टर्म्ड एज लैटिट्यूड। सो ऑर्थोग्राफिक यानी परपेंडिकुलर, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज लैटिट्यूड। अगर आपका लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में आ रहा है, इसको हम बोल देंगे पॉजिटिव, सो लैटिट्यूड विल बी पॉजिटिव। पर अगर मेरा लैटिट्यूड कहां आ रहा है, अगर मेरा लैटिट्यूड आ रहा है साउथ साइड में, इट विल बी टर्म्ड एज नेगेटिव। तो उस समय हम लैटिट्यूड को नेगेटिव बोल देते हैं। तो आपकी लाइन जो प्रोजेक्शन बना रही है किसके ऊपर, नॉर्थ साउथ एक्सिस के ऊपर, लाइन ने जो प्रोजेक्शन बनाया नॉर्थ साउथ एक्सिस के ऊपर, इसको बोलेंगे लैटिट्यूड। अगर ये नॉर्थ में है इसको हम बोल देंगे पॉजिटिव, साउथ में है हम इसको बोल देंगे नेगेटिव। अब डिपार्चर क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस विल बी टर्म्ड एज डिपार्चर। हमारी लाइन ने जो प्रोजेक्शन बनाया ईस्ट वेस्ट एक्सिस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं डिपार्चर। डिपार्चर विल बी टर्म्ड एज पॉजिटिव अगर वो कौन सी साइड पे है, अगर वो ईस्ट साइड पे है। डिपार्चर विल बी टर्म्ड एज नेगेटिव अगर वो कहां पर है, अगर वो वेस्ट साइड पे है। तो डिपार्चर विल बी टर्म्ड एज पॉजिटिव इट इज ऑन ईस्ट साइड, डिपार्चर विल बी टर्म्ड एज नेगेटिव इफ इट इज ऑन वेस्ट साइड, अगर वो कहां पर आ जाए, वेस्ट साइड पे आ जाए। इसको हम ईस्टिंग और वेस्टिंग भी बोल सकते हैं, जैसे नॉर्थिंग और साउथिंग बोल देते हैं डिपार्चर को, ईस्टिंग और वेस्टिंग बोल सकते हो आप। तो नॉर्थिंग और साउथिंग नहीं बोल सकते डिपार्चर को, तो इस बार क्या बोल दोगे, ईस्टिंग और वेस्टिंग बोल दोगे। लैटिट्यूड को आप नॉर्थिंग और साउथिंग बोल सकते हो, सो लैटिट्यूड में बी टर्म्ड एज नॉर्थिंग और साउथिंग। तो अभी तक तो बस हमने ये डिस्कस किया कि लैटिट्यूड क्या होता है और डिपार्चर क्या होता है। लैटिट्यूड को एल बोल देते हैं, डिपार्चर को डी बोल देते हैं। इस बात को समझने के लिए डायग्राम बनाई हुआ है, इसको चेक करते हैं। लेट्स सपोज हमारी लाइन है ए बी या ओ ए, इसको लाल कलर बनाते हैं, तो अवर लाइन इज ओ ए। इसका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है नॉर्थ साउथ एक्सिस के ऊपर विल बी टर्म्ड एज लैटिट्यूड, इसको हम बोल देंगे लैटिट्यूड। कहीं वापस बंद तो नहीं हो गया, कमेंट आना बंद हो गया, हाँ तो रहा ही है, यहाँ पर भी आ रहा है, एक बार कमेंट कर देना भाइयों। हाँ आ रहा है, ठीक है चलो। तो ओए लाइन का जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है नॉर्थ साउथ एक्सिस के ऊपर लैटिट्यूड, ओए लाइन का जो
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ईस्ट वेस्ट एक्सिस के ऊपर, इसको हम बोल देंगे डिपार्चर। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज डिपार्चर, इसको टेक्निकली डिपार्चर बोल दिया जाता है। इसका मतलब हमारा लैटिट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है अगर नॉर्थ साइड में हो, नेगेटिव भी हो सकता है अगर साउथ साइड में हो। डिपार्चर पॉजिटिव हो सकता है अगर ईस्ट साइड में हो, डिपार्चर नेगेटिव हो सकता है अगर वो वेस्ट साइड में हो। क्लियर है चीज? अगर मुझे हमारी लाइन की बेरिंग पता है तो आप लैटिट्यूड और डिपार्चर भी निकाल सकते हो। कैसे, जरा चेक करना। लाइन की बेरिंग पता है थीटा, तो अगर मेरी लाइन की बेरिंग पता है, लाइन की लेंथ पता है, तो मैं लैटिट्यूड निकाल सकता हूँ। आई कैन कैलकुलेट द लैटिट्यूड। कितना होगा लैटिट्यूड? so latitude will be equal to so latitude will be equal to so latitude will be equal to L cos theta. Departure will be equal to L sin theta. So orthographic projection on east west axis will be termed as departure, L cos theta L sin theta. अब ध्यान रखना, जहां पर जो थीटा है ये इसकी क्वाड्रेंट बेरिंग है, यानी आपने थीटा किससे मेजर किया हुआ है? थीटा मेजर किया हुआ है नॉर्थ साउथ एक्सिस से। तो इफ यू आर राइटिंग L cos थीटा L sin थीटा, और अगर आपका थीटा क्वाड्रेंट बेरिंग है, अब आपको साइन लगाना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई दी साइन। इसका मतलब अगर मेरी लाइन है OB, जरा बताना इसका लैटिट्यूड और डिपार्चर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर ये मेरा थीटा है क्वाड्रेंट बेरिंग, मेरी लाइन है OB, मेरे को इसका लॉटिट्यूड निकालना है। अगर इसका लैटिट्यूड निकालना है, इट विल बी इक्वल टू L cos थीटा 2, साथ में क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसका डिपार्चर निकालूं, इट विल बी इक्वल टू L sin थीटा 2, और साथ में क्या लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव भी लगाना पड़ेगा। तो अगर हमारा थीटा क्वाड्रेंट बेरिंग है, आपको ये साइन भी खुद लगाने पड़ेंगे। पर अगर आपकी बेरिंग होल सर्कल बेरिंग है, इफ योर बेरिंग इज होल सर्कल बेरिंग, उस समय आपको ये साइन लगाने की जरूरत नहीं है। देन देयर इज नो नीड टू अप्लाई दिस साइन। तब विद साइन आपका आंसर निकल के आएगा। यू विल गेट द रिजल्ट विद साइन। तो लैटिट्यूड क्या होता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस। डिपार्चर क्या होता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस। इट मे बी पॉजिटिव आल्सो, इट मे बी नेगेटिव आल्सो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है? चलिए ठीक है, सफिशिएंट है आज के लिए, फिर बाकी कल करते हैं। ट्रैवर्स ऑफ द रोड एंड रेलवे मैक्सिमम एंगल ऑफ क्लोजर, मैक्सिमम एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर। हाँ, अगर रोड और रेलवे वाली हमारी ओपन ट्रैवर्स है तो उस केस में हमारा मैक्सिमम एंगल ऑफ क्लोजर आ रहा था निकल के, तो मैक्सिमम एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर निकल के आती है सिचुएशन के अंदर। सही बात है। सो मैक्सिमम एंगल ऑफ एरर ऑफ क्लोजर विल बी ऑब्टेन्ड इन दैट केस। कल होगी क्लास? हाँ बिल्कुल होगी कल भी क्लास। चलिए, थैंक यू एवरीवन।